नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज के 2016 से लेकर 2023 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघुत्तरी क्वेश्चनों पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो हमारा सब्जेक्ट क्या है भाई, वर्तमान भारतीय समाज। इनके 2016 से जो लेकर 2023 तक के क्वेश्चन हैं उनको ही कवर करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं कौन है। पहला ऑप्शन है गिज्जू भाई, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन है? गिज्जू भाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है। तो अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया है स्थान निश्चित नहीं होता, बिल्कुल राइट है। इसमें अनौपचारिक शिक्षा में स्थान निश्चित नहीं होता है, बिल्कुल सही है। समय निश्चित नहीं होता, ये भी राइट है। और स्वतंत्र होती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा स्वतंत्र होती है। तो और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है संविधान में? तो हिंदी को मिला है, उर्दू को मिला है, अंग्रेजी को मिला है या फारसी को मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी को मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कथन है किसका है? जॉन लॉक का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, जॉन डीवी का है या महात्मा गांधी का है? तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसका है भाई? तो जॉन डीवी का है, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ, पहला ऑप्शन दिया है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, नहीं। बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, यह भी शिक्षा का शाब्दिक अर्थ नहीं है। शारीरिक विकास करना, यह भी नहीं है। ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं राइट हो जाएगा। उपयुक्त में से तो हमको पहला ऑप्शन दिया है अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, दूसरा ऑप्शन दिया है विषय अध्यापक श्यामपट, तीसरा ऑप्शन दिया है पुस्तक, बालक और अध्यापक और चौथा ऑप्शन दिया है बालक, बालिकाएं और अध्यापक। तो शिक्षण के तीन केंद्र बिंदु कौन कौन से होंगे भाई? तो अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। क्या बना देती है? चित्रकला बना देती है या विज्ञान बना देती है या शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां बना देती है या लेखन की कला बना देती है? शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली कौन बना देती है? तो भाई ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां प्रभावशाली बना देती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन है किसका है? जॉन डीवी का है या रूसो का है या फ्रॉवेल का है या मॉन्टेसरी का है? तो किसने कहा था भाई ये? तो फ्रॉवेल ने बताया था कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसने बोला था भाई? ये फ्रॉवेल ने बोला था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिया मॉन्टेसरी भारत आई। मेरिया मॉन्टेसरी भारत कब आई थी भाई?
आपके पास ऑप्शन है 1909 में, 1919 में, 1929 में या 1939 में। तो बताइए कब आई थी भाई? 1939 में आई थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए दिया है अभिभावकों का, समाज का, शिक्षकों का या राष्ट्र का। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायी शिक्षकों का होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। ऑप्शन दिए हैं आपके पास, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता, उपयोग सभी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? ये सभी हैं। तो उपयुक्त सभी टिक कर देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। ऑप्शन दिए हैं आपके पास, छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु। ऑप्शन अगला दिया है, छात्र को भटकने से बचाने हेतु, शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, या शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। यानी कि शिक्षण को क्या करना चाहिए? योजनाबद्ध होना चाहिए कि भाई आज ये पढ़ाया जाएगा, कल ये पढ़ाया जाएगा, तो उससे ज़्यादा सही रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है परिवार के द्वारा बालकों को? जीवन व्यवहार की शिक्षा, या परस्पर सहयोग की शिक्षा, या जीवनोपार्जन की शिक्षा, या उपयोग सभी। तो भाई परिवार के द्वारा बालकों को क्या प्राप्त होता है? जीवन व्यवहार की शिक्षा प्राप्त होती है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए भी राइट है। पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, ये भी सही कह रहा है। जीविकोपार्जन की शिक्षा, ये भी सही है। और ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन नंबर उपयोग सभी। तो उपयोग सभी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? प्रगतिवादी पर थी, या आदर्शवाद पर था, या समाजवाद पर था, या व्यवहारवाद पर था? तो वैदिक कालीन जो गुरुकुल की शिक्षा थी वो किस पर आधारित थी? आदर्शवाद पर आधारित थी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। अभी हमने 2016 के जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन थे हमने उनको कवर किया। अब आते हैं 2016 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो आज का अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो टैगोर को सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास था। टैगोर जी को सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास था। टैगोर हमेशा शिक्षा को परिवर्तनकारी भूमिका में विश्वास रखते थे। समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फ्रॉबेल की किन्हीं दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। फ्रॉबेल की प्रमुख दो रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो उनकी पहली रचना है एजुकेशन ऑफ मैन और एजुकेशन ऑफ मैन। तो ये एजुकेशन ऑफ मैन किस सन में हुई थी? 1826 में एजुकेशन ऑफ मैन। और तथा दूसरी है मदर प्ले एंड नर्सरी सन्स, ये 1853 में हुई थी। ये किसकी रचनाएं हैं? फ्रॉबेल की रचनाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है। जनसंख्या शिक्षा एक क्या है भाई? एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र
एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दूरस्थ शिक्षा का कोई दो विशेषताएं बताइए। दूरस्थ शिक्षा की कोई दो विशेषताएं। तो पहली विशेषता हो जाती है इसमें स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है भाई? स्व अध्ययन पर, दूरस्थ शिक्षा में स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। दूरस्थ शिक्षा अप्रत्यक्ष शिक्षा होती है, अप्रत्यक्ष होती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो अनौपचारिक शिक्षा पत्राचार, जनसंचार के साधनों द्वारा प्रदान की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है पत्राचार, जनसंचार के साधनों द्वारा प्रदान की जाती है। इसके लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित नहीं होते और ना ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु या समय सारणी होती है। यानी कि इसका कोई निश्चित नहीं होता पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु, समय सारणी नहीं निश्चित होती कि ये पढ़ाया जाएगा फिर ये पढ़ाया जाएगा, यानी कि ये अनिश्चित होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी को विविध प्रकार के माध्यमों से, जैसे ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके दर्शकों को, श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। मल्टीमीडिया के द्वारा हमको यानी कि वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन ये सब संयोजन करके दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है, यही मल्टीमीडिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो बौद्धकालीन शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं थी? तो पहली विशेषता यह है कि यह शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान करती है। यह प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि बौद्धकालीन शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रवज्या संस्कार होता है। क्या होता है भाई? प्रवज्या संस्कार होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारा आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। जो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम क्या क्या है भाई? आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक प्लेटो जी थे। ठीक है, कामेनियस, सुकरात, डेकार्ट और हीगल तथा फ्रोबेल आदि थे। भाई हमसे पूछा क्या? प्लेटो, कामेनियस, सुकरात, हीगल, फ्रोबेल आदि थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिखिए। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था भाई? इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। और इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। कब हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था इनका जन्म। अगर जन्म पूछा जाता है, सन पूछा जाता है, तो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की? तो टैगोर जी ने क्या किया था? 22 दिसंबर 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में एक ब्रह्म समाज आश्रम की स्थापना की थी। कौन से समाज की? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसका नाम शांति निकेतन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और इन्होंने जो 22 दिसंबर 1901 को पश्चिम बंगाल में एक वीरभूमि जिले में एक ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की, उसका नाम क्या पड़ गया? शांति निकेतन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है जनसंख्या शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बताइए। तो जनसंख्या शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है भाई? छात्रों में परिवार के आकार के प्रति समझ विकसित करना, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? जनसंख्या की वृद्धि के कारणों और परिणामों को समझने में व्यक्ति की सहायता करना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पर्यावरण और प्रदूषण का क्या अर्थ है? तो पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है? पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में किसी अच्छा अवांछित सामग्री के शामिल होने से है, जो पर्यावरण और परिस्थिति में अवांछनीय परिवर्तन का कारण बनती है। और यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि पर्यावरण का क्या अर्थ है? तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण से मिलकर बना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा का आरंभ किसने किया? तो बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था, जिसे आज विश्व स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। जिसे आज क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? फाउंडेशन कोर्स के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था? तो प्लेटो की संस्था का नाम प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंग्स। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था? प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंग्स और अकादमी है, जो यूरोपीय महाद्वीप पर उच्च शिक्षा का पहला संस्थान थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है राज्य से क्या अभिप्राय है? तो राज्य से क्या अभिप्राय है? राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन या सरकार के अधीन हो। तो राज्य से क्या अभिप्राय है? राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन यानी कि सरकार के अधीन हो। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसा कि हमने 2016 के वर्तमान भारतीय समाज के क्वेश्चनों को 2016 के बहुविकल्पी और अतिलघु प्रश्नों को कवर कर लिया है। अब 2017 के जितने भी बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्न होंगे उनको कवर करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 2017 का मॉडल का। क्या है पहला क्वेश्चन? कि आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो शिक्षण विधि में है, उद्देश्य में है, या पाठ्यक्रम में है, या बालक में है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उद्देश्य में है। यानी कि आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किसमें है? उद्देश्य में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? भाई पहला ऑप्शन है आपके पास विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, या माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हेतु। तो भाई बताइए भाई, राममूर्ति समिति क्यों गठित किया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 समीक्षा हेतु। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राधा कृष्णन आयोग की स्तुतियां संबंधित हैं किससे? उच्च शिक्षा से है, माध्यमिक शिक्षा से है, या प्राथमिक शिक्षा से है, या तकनीकी शिक्षा से है? तो राधा कृष्ण आयोग की संतुष्टियां किससे हैं? उच्च शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वुड का
आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ? 19 जुलाई 1854 को, 2 फरवरी 1835 को, या 24 नवंबर 1839 को, या 7 मार्च 1835 को। तो वुड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ था भाई? तो 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी, कौन थी? राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष कौन थी? हंसा मेहता थी, दुर्गाबाई देशमुख थी, या सुचेता कृपलानी थी, या आचार्य राममूर्ति थी? कौन थे भाई? तो दुर्गाबाई देशमुख थी, दुर्गाबाई देशमुख थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है गूंगों को, बहरों को, अंधों को, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अंधों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी? कब प्रारंभ की गई थी भाई? सन 1965 से 66 तक, 1997 से 1998 तक, या 1990 से 1991 तक, या सन 2000 में? तो कब प्रारंभ की गई थी भाई? तो 1997 से लेके 1998 के बीच प्रारंभ की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था, किसने दिया था? हार्टैग समिति ने, कोठारी आयोग ने, या राधाकृष्णन आयोग ने, या उड के घोषणा पत्र ने? तो इसको किसने दिया था भाई? तो हार्टैग समिति ने दिया था। किसने दिया था? हार्टैग समिति ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है? कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है, नई दिल्ली में है, या कलकत्ता में है, या मद्रास में है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान कहाँ स्थित है भाई? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ? कब पारित हुआ था? सन 1972 में, सन 1945 में, सन 1985 में, सन 1980 में? तो बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित कब हुआ था भाई? सन 1972 में पारित हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया? कब प्रारंभ किया गया भाई? सन 1958 में। कब प्रारंभ किया गया? सन 1958 में प्रारंभ किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए राइट हो जाएगा, 1998 में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में किया जाए वह है, कौन सी धारा है वो भाई? धारा 25 है, धारा 23 है, या धारा 45 है, या धारा 35 है? जिसमें बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए वो कौन सी धारा है? तो धारा 45 में। किसमें है भाई? धारा 45 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है किससे? रामायण से, वेदों से, कुरान से, या बाइबल से? तो वैदिक कालीन शिक्षा किससे संबंधित है? वेदों से संबंधित
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता किसे कहा जाता है? फ्रावेल को कहा जाता है, मॉन्टेसरी को कहा जाता है, या रूसो को कहा जाता है, या हर्बर्ट को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? फ्रावेल है। आंसर नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? महात्मा गांधी ने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था, या आचार्य विनोबा भावे ने किया था, या श्री अरविंद घोष ने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास श्री अरविंद घोष ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे अगले क्वेश्चन जो होंगे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो अति लघु उत्तरीय का हमारा 2017 का पहला क्वेश्चन है, मॉडल का 2017 का पहला क्वेश्चन है, पाठशाला को बाग, शिष्य को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक नाम लिखिए। तो जर्मन शिक्षाविद फ्रेडरिक फ्रेवेल के अनुसार स्कूल एक बाग है और अध्यापक एक माली है। जो अध्यापक होंगे वो एक माली होंगे, उसमें पढ़ने वाले बच्चे पौधों के समान होंगे। तो ये किसका था? फ्रेडरिक फ्रेवेल के अनुसार इन्होंने ये बताया था कि जो स्कूल होगा वो एक बाग होगा, जो अध्यापक होगा एक माली होगा, और जो उसमें पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो एक पौधों के समान होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? तो प्रयोजनवाद जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में विश्वास रखता है, जबकि समाज में व्याप्त रूढ़ियों, मान्यताओं, बंधनों, परंपराओं, अंधविश्वासों आदि में कोई आस्था नहीं रखता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न शिक्षण विधि के जनक हैं। तो प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है भाई? यूनानी दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री सुकरात को प्रश्न शिक्षण विधि का जनक माना जाता है। उनका विचार क्या था कि विचारशील प्रश्न के अनुशासित अभ्यास ने छात्र को तार्किक रूप से विचारों की जांच करने और उन विचारों को वैधता निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है? सुकरात है। कौन है भाई? सुकरात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो प्रकृतिवाद को भौतिकवाद के अन्य नाम से भी जाना जाता है। प्रकृतिवाद को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रकृतिवाद को भौतिकवाद के अन्य नाम से जाना जाता है। तो प्रकृतिवाद केवल भौतिक दुनिया को ही वास्तविक मानता है, यह मन और आत्मा जैसे अमूर्त धारणाओं को नहीं मानता है। तो प्रकृतिवाद का दूसरा नाम क्या है? भौतिकवाद है। ठीक है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रावेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? तो फ्रावेल के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना, न कि उसको अधिक ज्ञान प्रदान करना। फ्रावेल ने वर्ष 805 में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया और 1839 में इन्होंने एक विद्यालय खोला जिसका नाम उन्होंने बाघोद्यान और किंडरगार्टन रखा। वे कहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। तो समाज के प्रमुख कार्य क्या हैं? बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल देना। ठीक है, अनुकूल माहौल देना, बच्चों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना। ठीक है, बच्चों के सुचारू रूप से संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, बच्चों को नैतिक जानकारी प्रदान करना। ठीक है, ये समाज के प्रमुख कार्य हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
मूल्य का अर्थ लिखिए। तो मूल्य, मूल्य क्या है? मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाओं और लक्ष्य है। मूल्य क्या है भाई? मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं और लक्ष्य है, जिन्हें सीखने और समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आंतरिक किया जाता है। ठीक है, अब इनकी और भी परिभाषाएं क्या हो सकती हैं मूल्य की? कि मूल्य वे वस्तुएं हैं जिनका सामाजिक समूह के सदस्यों के लिए कुछ अर्थ और तथ्य होते हैं। ये किसके अनुसार है? अगर थॉमस और जेनकी के अनुसार है, और वारेन एच एसी के अनुसार क्या है मूल्य की परिभाषा? तो मूल्य वह महत्व है जो हम किसी एक वस्तु का उसी वर्ग की अन्य वस्तुओं की तुलना में हम देते हैं, तो वो भी क्या है? मूल्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार का होता है? तो बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? तो बाल अपराध के भाई गरीबी हो सकती है, भुखमरी हो सकती है, अशिक्षा हो सकती है, जागरूकता हो सकती है, सामाजिक वातावरण हो सकता है, और मानसिक महत्वाकांक्षा हो सकता है। बाल अपराध के ये सब क्या हैं? प्रमुख बिंदु हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? तो कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला था भाई? तो वर्ष 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में मदरसा की स्थापना की थी। इस मदरसा में फारसी, अरबी तथा मुस्लिम कानूनों की पढ़ाई की जाती थी, और इससे पढ़े लोग ब्रिटिश शासन में दुभाषिया के रूप में काम करते थे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसने प्रारंभ किया गया है? बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो बनारस की अगर हम बात करते हैं तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना वर्ष 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा भाई? जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। इस कॉलेज की स्थापना करने का उद्देश्य हिंदू कानून और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना था। 1974 में संस्कृत कॉलेज का नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया था। कब नाम बदल कर दिया गया था भाई? 1974 में संस्कृत कॉलेज का नाम बदल करके क्या रख दिया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब नाम बदल कर रख दिया गया था, क्या नाम रखा गया था? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया था। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना करते समय जोनाथन डंकन बंबई के राज्यपाल थे। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे। देखो कितने इससे क्वेश्चन बन रहे हैं कि जोनाथन डंकन बंबई के क्या थे उस समय? तो राज्यपाल थे। क्या थे? राज्यपाल थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? तो मैकाले ने अपना विवरण 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल को पेश किया। लॉर्ड मैकाले को शिक्षा समिति के प्रमुख रूप में नियुक्त किया था और भारत के लिए नई शिक्षा प्रणाली तैयार करने का कार्य किया था। क्या किया था भाई? भारत को नई शिक्षा प्रणाली प्रदान करने का कार्य किया था। लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तुत शिक्षा नीति को अधोगामी निस्कंदन का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या था भाई? शिक्षा का प्रवाह उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की तरफ था। मैकाले का उद्देश्य क्या था? कि मैकाले का उद्देश्य था कि भारत के उच्च वर्ग तथा मध्यम वर्ग के
एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना ताकि ऐसा वर्ग तैयार हो सके जो रंग और खून से भारतीयों को, लेकिन विचारों और नैतिक और बुद्धिमत्ता से अंग्रेज हो। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? तो शिक्षा नीति कब घोषित की? तो सन 1854 में सर चार्ल्स उड ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार और महिलाओं की शिक्षा के लिए वर्तमान गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे उड का घोषणा पत्र गया। इस घोषणा पत्र का उद्देश्य था कि प्राथमिक विद्यालय तक क्या हो, प्राथमिक विद्यालय तक की शिक्षा बालकों की मातृभाषा में हो और उच्च शिक्षा का अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया? तो निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न 3 प्रकार हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और गैर औपचारिक शिक्षा। ठीक है, चलते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है कि औपचारिक शिक्षा प्लस अनौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, ये होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यक्तित्व और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका था भाई, बताइए भाई कमेंट में। तो यह कथन महान प्लेटो का था। प्लेटो का कथन क्या था भाई कि शिक्षा के व्यक्तित्व और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है। यह कथन क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। तो ये कथन किसका था? प्लेटो का था। ये कथन किसका था भाई? प्लेटो का था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? तो प्रारंभिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? तो प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ जब बालक 5 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तब की जाती है। यानी कि जब बालक 5 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, परंतु वर्तमान समय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने के लिए वर्ष कितनी होनी चाहिए भाई? वर्ष 6 वर्ष होनी चाहिए माना गया है। कितना माना गया भाई? 6 वर्ष माना गया है। ठीक है, जब बालक 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो उसे प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की उम्मीद की जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। प्राथमिक शिक्षा क्या है? तो जब बालक 5 वर्ष की आयु की पूरी कर लेता है, ठीक है, अर्थात वो 6 वर्ष का हो जाता है, तो वही प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो अब हम 2019 के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और अति लघु प्रश्न हैं उनको कवर करने वाले हैं। हमने 2016 और 2017 के बहुविकल्पी और अति लघु प्रश्नों को कवर कर लिया है और हमारा सब्जेक्ट क्या है? वर्तमान भारतीय समाज के क्वेश्चनों को हमने कवर किया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लें। ठीक है, तो 2019 का मॉडल पेपर जो है उसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्या है पहला क्वेश्चन? शिक्षा
वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका था? महात्मा गांधी का था, या एरिस का था, या रविन्द्रनाथ टैगोर का था, या स्वामी विवेकानंद का था? तो शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करती है। यह कथन किसका था? यह कथन था, ये विचार किसका था भाई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिज्जू भाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है भाई? तो गिज्जू भाई द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। कौन सी है? प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते हैं, पाठशाला को बाग, शिक्षा को पौधा व शिक्षक को मौलिक किसने कहा था? ये भाई क्वेश्चन 2017 के मॉडल पेपर में भी था और इसमें भी है। देखिए, तो फ्रॉवेल ने कहा था, रूसो ने कहा था, या मॉन्टेसरी ने कहा था, जॉन डीवी ने कहा था? तो आप लोग बताइए किसने कहा था? तो फ्रॉवेल ने कहा था। किसने कहा था भाई? फ्रॉवेल ने कहा था ये शब्द कि पाठशाला को बाग और शिक्षा को पौधा और शिक्षक को माली कहा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा का उद्देश्य है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, या सर्वांगीण विकास, या सामाजिक विकास? तो शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है दंड देकर? बिल्कुल नहीं। पुस्तकों को पढ़ाकर, शिक्षकों द्वारा स्वयं अमल करके, या समझा करके? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह विचार किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है, स्वामी विवेकानंद का है, अरस्तु का है, या महात्मा गांधी का है? तो भाई कमेंट में जरूर बताओ कि इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा। तो बताओ भाई आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का क्या विचार था? कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये किसका विचार था? स्वामी विवेकानंद जी का था। और ये भी अभी पिछले मॉडल पेपर में आया था कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो अनुच्छेद 45 में किया जाता है। किस में किया जाता है? अनुच्छेद 45 में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों को क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यकता है भूगोल विषय की आवश्यकता है, हस्तकला विषय की, या इतिहास विषय की, या विज्ञान विषय की? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हस्तकला विषय की आवश्यकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है अध्यापक केंद्रित, विषय केंद्रित, या पाठ्यक्रम केंद्रित, या अनुभव केंद्रित? तो शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा क्या होती है? अनुभव केंद्रित होती है। क्या वो होती है भाई? अनुभव केंद्रित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? हंटर ने दिया था, मैकाले ने दिया था, वुड ने दिया था, या फ्रांसिस ने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा में निस्पंदन किसका सिद्धांत है? मैकाले का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता होती है वो कौन सी शिक्षा कहलाती है? तो भाई हमने कई बार बताया है कौन सी शिक्षा हो जाती है, जिसमें ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है
वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीखने के स्वतंत्रता में निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है? फ्रॉबेल का है, हल का है, डाल्टन का है या स्पंदन का है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फ्रॉबेल का है। सीखने के स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका था? फ्रॉबेल का था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, हस्तिनापुर था, नालंदा था या कोलकाता था या अहमदाबाद था? तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र हमारा नालंदा था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? वर्धा योजना ने दिया, कामत योजना ने दिया, कोठारी योजना ने दिया या राधा कृष्ण योजना ने दिया? तो किसने दिया था भाई? कोठारी योजना ने दिया। सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता अध्ययन का प्रोत्साहन किसने दिया था? तो कोठारी योजना ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक है, तो जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन या द रिपब्लिक्स या दास कैपिटल या सी मार्क? तो आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये किसकी है? जॉन डीवी की लिखित पुस्तक है। अब आते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्नों पर। हमारा पहला अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का जनक माना जाता है, तो बुनियादी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो बुनियादी शिक्षा का जनक बताइए भाई। तो महात्मा गांधी को बुनियादी शिक्षा का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? महात्मा गांधी को बुनियादी शिक्षा का जनक माना जाता है। इसे वर्धा के नाम से भी जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बुनियादी शिक्षा को और किस नाम से जानते हैं? तो वर्धा नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, NCTE से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ से होता है? तो ये कहाँ से होता है भाई? ये दिल्ली से होता है। कहाँ से होता है भाई? दिल्ली से होता है। NCTE से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ से होता है? तो दिल्ली से होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है, तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये तो सभी को पता होगा, सरपंच या ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है? सरपंच या ग्राम प्रधान होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कौन है? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है, चरित्र का निर्माण करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, व्यक्तित्व का विकास करना। ये क्या थे? बौद्ध शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए। तो बुनियादी शिक्षा से तात्पर्य ऐसे शिक्षा से है जिसमें बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, जिसमें बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपना समस्त विकास करे, वो क्या कहलाती है? बुनियादी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार साधन हैं? तो छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु टेलीविज़न, चलचित्र, रेडियो तथा इंटरनेट आदि हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? तो भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि को, यानी कि पृथ्वी की सतह के औसतन तापमान में वृद्धि जो होती है उसे भूमंडलीय तापा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। तो 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख करना है हमको। तो एक सत्य हो गया, ईमानदारी हो गया, आत्मनिर्भरता हो गया और मानवता। ये क्या है? मानवीय मूल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, जल संचयन
का मूल सिद्धांत क्या है? तो जल संचयन का मूल सिद्धांत बारिश के पानी को तालाबों और छोटे जल स्रोतों में जमा करना है, यानी कि जल को क्या करना है? जमा करना है। तो वो क्या कहलाता है? जल संचयन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल प्रदूषण को दूर करने के उपाय बताइए। तो जल प्रदूषण को हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो इसके लिए है शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मतलब जो गांव और शहर में नाले होते हैं उनको नदियों में उसका पानी नहीं छोड़ना चाहिए। नदियों के निकट गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए, यानी कि नदी के निकट गंदे कपड़े और मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? नदियों में मृत पशुओं को बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए और नदी तथा तालाब में पशुओं को नहलाने और वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाने देना चाहिए, जिससे जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया? तो वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से है। किससे है भाई? विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालिका शिक्षा का आशय बताइए कि बालिका शिक्षा से आपका क्या आशय है? तो क्या हो जाएगा? भारतीय परिवेश में बालिकाओं के विषय में शिक्षा की पृष्ठभूमि अत्यंत ही संघर्षों से परिपूर्ण रही है। भारतीय संस्कृति की पित्त सत्तात्मक विशेषताओं बालकों की तुलना में बालिकाओं की कम अवसर प्रदान किया, यानी कि बालिकाओं को कम, परंतु बदलते परिवेश में नारी भी पुरुषों के समान शिक्षित हो रही है। यानी कि हम क्या करते हैं? बालिकाओं के साथ पक्षपात करते हैं कि लड़कों को पढ़ाते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। तो वही बालिका शिक्षा का आशय है। ठीक है, यानी कि सभी को, बालक और बालिकाओं को दोनों को क्या समान अधिकार देना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य बताइए। तो अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाता है। यह शिक्षा पूर्व निर्धारित नहीं होती, यानी कि पहले से कुछ नहीं निर्धारित रहता कि पाठ्यक्रम पहले से बना दिया जाए, शेड्यूल बना दिया जाए कि भाई तुमको ये पढ़ाया जाएगा। तो अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है? इसमें पहले से कुछ निर्धारित नहीं होता, पूर्व निर्धारित कुछ नहीं होता कि पहले से पाठ्यक्रम ये है तुम्हारा, ये पढ़ाया जाएगा। तो इसमें पहले से कुछ भी निर्धारित नहीं होता है। तो ये कौन सी शिक्षा कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। यह पत्राचार, संपर्क, पाठ्यक्रमों तथा जनसंचार के साधनों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इसमें क्या होता है कि पहले से कुछ शेड्यूल नहीं रहता है, तो यही अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। इतना लिख देंगे काफ़ी रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए। दूरस्थ शिक्षा क्या है भाई? तो दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्वाध्ययन को बढ़ावा देना है, यानी कि स्वाध्ययन को क्या करना है? दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह शिक्षा शिक्षार्थियों के लिए समान रूप से गुणवत्तापूर्ण मूल को शैक्षणिक अनुभव सृजित करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा और समाज का संबंध बताइए। शिक्षा और समाज का संबंध बताइए। तो शिक्षा समाज एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान से हस्तांतरण का प्रयास है। ठीक है, अतः शिक्षा की सुलभता और पर्याप्तता का किसी भी समाज के विकास में योगदान होता है। यह वह सामाजिक ढांचे को बनाए रखता है। यानी कि शिक्षा और समाज से क्या है कि शिक्षा और समाज यानी कि अपने आने वाली पीढ़ी या निचली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम 2020 के क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है,
हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। शिक्षा संबंधी विचार किसका था? तो बताइए इन चारों में से किसका विचार था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह विचार स्वामी विवेकानंद का था। अगर अदर ऑप्शनों की बात करें, अरस्तु, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। अरस्तु के अनुसार अगर शिक्षा के बारे में देखें तो अरस्तु ने कहा शिक्षा का पूरा उद्देश्य व्यक्ति को उत्तरदायी जीवन के लिए तैयार करना है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक पर्सनालिटी में लिखा था कि उच्चतम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन के सभी अस्तित्वों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाती है, वही जो है शिक्षा की उच्चतम क्वालिटी है। ठीक है, अब महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर तथा मन तथा आत्मा का सर्वणीर विकास एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। अर्थात महात्मा गांधी ने कहा था कि बालक और मनुष्य के शरीर में जो मन और आत्मा का विकास होता है वही जो है शिक्षा होती है। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है, तो इन चारों में से कौन सा संगठन है? इनमें से यूनेस्को जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यूनेस्को जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं, तो दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक गिज्जू भाई हैं और यह पुस्तक गिज्जू भाई द्वारा 1932 में लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी, तो ये जो पाली भाषा थी उसके शिक्षा का माध्यम क्या था? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धकालीन शिक्षा। ये पाली भाषा जो है प्राकृतिक भाषा का ही एक रूप है जो बौद्ध धर्मों के लोगों द्वारा बोली जाती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुदालियर आयोग संबंधित है, तो मुदालियर आयोग किससे संबंधित था? माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें यह आयोग 1992 ईस्वी में आया था, जो कि भारत सरकार द्वारा यह चलाया गया था। और इसकी अध्यक्ष की अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर ए लक्ष्मी नारायण स्वामी मुदालियर थे। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा से जो है संबंधित रखती है और यह भारत सरकार द्वारा 1952 में चलाई गई थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर ए लक्ष्मी नारायण स्वामी मुदालियर थे। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर प्रफुल्लित होती है या अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति। यह कथन किसका था? तो यह कथन रूसो के द्वारा बोला गया था। ठीक है दोस्तों, रूसो ने बताया था कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर खुद ही प्रज्वलित होती है। प्रतिष्ठित का मतलब प्रज्वलित होती है या अंतर्निहित, और उस व्यक्ति में अंदर उसके सारी शक्तियां निहित होती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है, तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही बता दें कि सबसे पहले इनके ही मन में आया था कि वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्माण चार्ल्स ग्रांट के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किंडरगार्टन से अभिप्राय है, तो किंडरगार्टन से अभिप्राय यह है बाल उद्यान से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है जहां छोटे बच्चों को उस स्कूल जाने से पहले शिक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी दे जाती है उसे ही, अर्थात इसे किंडरगार्टन को बच्चों का बगीचा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? बच्चों का बगीचा कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिज्जू भाई शिक्षा को क्या मानते थे? तो गिज्जू भाई शिक्षा को बाल केंद्रित मानते थे, अर्थात उनका कहना था कि शिक्षा का केंद्र बच्चों में होना चाहिए, ना कि पाठ्यक्रम या शिक्षक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो गिज्जू भाई ने बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है महिला समाख्या योजना कब लागू हुई थी? तो महिला समाख्या योजना 1889 में लागू हुई थी। ठीक है दोस्तों, और यह शिक्षा या योजना ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया था। साथ में ये भी याद रखिएगा, किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं थी उनके शिक्षा के लिए और उनको सशक्त बनाने के लिए यह महिला समाख्या योजना 1989 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मूल वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, यह कथन किसका था? तो यह कथन अर्बन का था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और अर्बन ने इसके लिए बताया है कि वह मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, ये अर्बन के द्वारा कहा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। तो स्वच्छ ऊर्जा संसाधन क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो है स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। आइए बात करते हैं सौर ऊर्जा की। तो सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का एक संसाधन है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन वह है जो प्रदूषण नहीं फैलाता है, अर्थात पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसे स्वच्छ ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो 21 के का में जो है इसका प्रावधान भारतीय संविधान में इसका प्रावधान दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और बात करें अदर ऑप्शनों की, अनुच्छेद 22 की, तो अनुच्छेद 22 में यह अनुच्छेद गिरफ्तारी और निरोध के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 7 की अगर बात करें तो यह अनुच्छेद संसद की विशेषाधिकारों से संबंधित है। और अनुच्छेद 23 जो है तस्करी से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मभुनीति है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रकृतिवादी किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो प्रकृतिवाद मुक्त जो है अनुशासन की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अतिलघुत्तरी प्रश्नों पर। तो पहला अतिलघुत्तरी प्रश्न है बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो बौद्धकालीन जो है शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्र काशी और तक्षशिला थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य परक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो मूल्य परक शिक्षा क्या होती है? तो मूल्य परक शिक्षा के 2 उद्देश्य हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है मूल शिक्षा का उद्देश्य देशभक्ति की भावना के साथ
एक अच्छे नागरिक के मूल्यों का विकास करना। दूसरा है मूल शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में शारीरिक, भावात्मक एवं मानसिक के साथ साथ आध्यात्मिक पहलुओं के संदर्भ में बच्चों के व्यक्तित्व के लिए विकास की सभी दृष्टिकोणों को क्या करना, सुनिश्चित करना। यही जो है मूल परक शिक्षा के उद्देश्य हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र उड के डिस्पैच को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसे ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो उड के डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? तो उपनयन संस्कार वैदिक काल में होता था। ठीक है, याद रखिएगा किस में होता था? वैदिक काल में होता था। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो वैदिक काल में जब बालक ज्ञान हासिल करने के लिए योग्य हो जाता था, उसका सर्वप्रथम उन्नयन संस्कार किया जाता था। उन्नयन यानी पास और नयन यानी ले जाना, अर्थात गुरु के समीप ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। अपने शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब बालक गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए जाता था तो उससे पहले उस बालक का उपनयन संस्कार होता था, और जो है इसी को उपनयन संस्कार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 में बाल श्रम के मुद्दों पर सरकार नीति घोषित की गई थी। ठीक है दोस्तों, कब घोषित की गई थी? 1987 में यह जो है नीति घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का निष्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो शिक्षा का निष्पंदन सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था। और लॉर्ड मैकाले के अनुसार शिक्षा उच्च वर्ग के लोगों को दिया जाए, जिससे छानकर निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंचाया जाए। यानी कि लॉर्ड मैकाले का कहना था कि शिक्षा जो है उच्च लोगों को दिया जाए, और वो शिक्षा जब उच्च लोगों को दी जाएगी तो वो शिक्षा क्या होगी, निम्न लोगों तक ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। यही जो है लॉर्ड मैकाले का शिक्षा का निष्पंदन सिद्धांत था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो प्लेटो की रचनाएं जो है यहाँ पर हैं। पहला है द रिपब्लिक, ये पहली ही पुस्तक है। दूसरा है द स्टैट्समैन, ये तीसरी है। और चौथी है आपकी द ला इयोन। जीएन आदि प्रमुख पुस्तकें हैं उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के उद्देश्य आपके ये हैं। चलिए कौन कौन से हैं जान लेते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं। पहला है निम्न वर्ग के बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा को उपलब्ध कराना। यानी कि हम कह सकते हैं कि निम्न वर्ग की जो बालिकाएं होती थी उनके लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करना। दूसरा है सभी वंचित वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा सर्वसुलभ बनाना, जिससे निम्न वर्ग की बालिकाओं को आसानी से शिक्षा प्राप्त हो सके। तो दूसरा कारण ये है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? तो भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक जो है NCTE द्वारा तय किया जाता है। और यह शिक्षा
शिक्षक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास का भी जिम्मेदारी लेती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। तो शिक्षा की परिभाषा स्वामी दयानंद जी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। तो शिक्षा का पहला उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का जो है सर्वांगीण विकास करना। दूसरा है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों की जन्मजात शक्तियों और क्षमताओं को क्या करना, विकसित करना। यही जो है शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? तो ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि जो बच्चे अपना एडमिशन विद्यालय में करवा करके और स्कूल को छोड़ देते हैं, उसी को ड्रॉप आउट बालक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि ऐसे बालक या छात्र जो विद्यालय में अपना एडमिशन करवा करके विद्यालय को छोड़ देते हैं या विद्यालय नहीं जाते हैं, उन्हें जो है ड्रॉप आउट बालक कहते हैं। और इसमें 1 से 2 साल बाद क्या करते हैं, वो स्कूल को कुछ दिनों के बाद पढ़ने के बाद स्कूल को छोड़ देते हैं, तो उन्हें ही ड्रॉप आउट बालक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलनों के नाम लिखिए। तो भारतीय कांग्रेस के द्वारा आंदोलन जो चलाए गए थे उनमें से प्रमुख था, पहला आपका असहयोग आंदोलन, दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो है अंग्रेजों के समय में चलाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलन जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो पर्यावरण को जो है बचाने के लिए कौन कौन से 2 उपाय हो सकते हैं? पहला है वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण को सर्वाधिक बढ़ावा देना, यानी कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण को करके पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा है फैक्ट्रियों और कारखानों को नदियों से दूर कर देना चाहिए, ये भी एक पर्यावरण को बचाने का जो है प्रमुख साधन है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो नदियों तालाबों में जो है गंदा मल मूत्र लोग फेंकते हैं, ये भी एक कारण है। तो ऐसे ही आप ढेर सारे कारण लिख सकते हैं। वैसे तो आपके क्वेश्चन में 2 ही उपाय पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। तो पहला है निष्पक्षता, दूसरा सम्मान, तीसरा ईमानदारी और चौथा है बड़ों की आज्ञा मानना। तो ये आपके 4 नैतिक मूल्य हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हैं, जिनको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। अब अगले सेट की बात करते हैं, यानी कि 2021 के बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय के बारे में। तो चलिए उनको कवर कर लेते हैं। अब ये आपका सेट 2022 का है, जो आपका 2022 का आया हुआ पेपर था वही है। अब इसमें हम अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो कि 2022 के सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन जॉन डीवी के अनुसार कहा गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसका जो है एक लॉन्ग आंसर भी आता है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, समझाइए। तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है।
तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सर्वांगीणी विकास, यानी कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीणी विकास होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तरी विधि के जनक किसे माना जाता है? तो प्रश्नोत्तरी विधि के जनक सुकरात को, प्लेटो को, अरस्तु को या फ्रोवेल को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सुकरात को प्रश्नोत्तरी विधि के जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां जो है क्या करती हैं? शिक्षक को रोचक बना देती हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? तो यह जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इसी बुनियादी शिक्षा को वर्धा शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए भाई, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। अगला है, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा एवं शिक्षक को माली किसने कहा था? तो ये जो है फ्रोवेल के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड हैं उनको आप विशेष तौर से इनका लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को देख करके जाइएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। तो आप सभी को पता होगा कि गिज्जू भाई के द्वारा दिवा स्वप्न नामक पुस्तक लिखी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्योंकि ये ऐसा कोई सेट नहीं है 2016 से लेकर के 2023 तक के सभी सेटों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये याद रखिएगा, दिवा स्वप्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये गिज्जू भाई के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। तो घर पर दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, यानी कि इसमें कोई माध्यम नहीं होता है, इसीलिए इसे अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक वस्तु को प्राकृतिक है, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन रूसो के द्वारा कहा गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? तो ये जो है प्रयोजनवाद की विधि मानी जाती है। तो याद रखिएगा किसकी भैया? प्रयोजनवाद। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत प्रकृतिवाद पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? तो मूल्य जो है हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो यह जो है प्राथमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित है। कौन सा? मकतब शब्द जो है प्रारंभिक शिक्षा के स्तर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो आदर्शवाद का किस क्षेत्र में योगदान सबसे अधिक रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण विधियों में
जो है आदर्शवाद का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। अब बात करते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों पे। तो पहला क्वेश्चन अति लघुत्तरी का है, रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रूसो का जन्म 28 जून 1712 में जिनेवा में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? 28 जून 1712 के जनेवा में हुआ था, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है? तो सत्यम शिवम सुंदरम किसी वस्तु या नीति के जांच की कसौटी प्रस्तुत करने वाला वाक्य है। यह कंठोनुपनिषद से लिया गया है और यह वाक्य आदर्शवाद दर्शन से संबंधित रखता है। ठीक है, कहाँ से लिया गया था? कंठो उपनिषद से लिया गया था, जो कि ऋग्वेद से संबंधित है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त में समझाइए। तो क्वेश्चन है वैश्विक तापमान, तो कहने का मतलब है कि वैश्विक तापमान वृद्धि का आशय है। ठीक है, हमारी धरती के औसत तापमान में जो बढ़ोतरी होती है वही जो है वैश्विक तापमान होता है, यानी कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में जो बढ़ोतरी होती है वही जो है हमारा वैश्विक तापमान कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी का कारण है उसे ही हम वैश्विक तापमान कहते हैं। या अर्थात धरती पर जो मौसमों के द्वारा या किसी अन्य कारणों द्वारा तापमान में वृद्धि होती है उसे ही वैश्विक तापमान कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मूल्य का क्या अर्थ है? किसी विद्वान की परिभाषा दीजिए। मूल्य से आप क्या समझते हैं और किसी विद्वान की परिभाषा से इसको समझाइए। तो मूल्य एक अमूर्त संप्रदाय है। इसका संबंध मनुष्य के भावात्मक पक्ष से होता है, जो कि उसके व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। अगर हम बात करें जॉन जे काने के अनुसार, तो उन्होंने बताया है मूल्य के आदर्श विश्वास या मानक हैं जिसे समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण करते हैं। अर्थात कहने का मतलब मूल्य जो है एक आदर्श और विश्वास या मानक जो है शब्द है जिसे समाज का हर एक व्यक्ति क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है, तो अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। अगला है पर्यावरण शब्द किन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है? तो आप सभी जानते होंगे पर्यावरण शब्द क्या है। सबसे पहली बात तो संस्कृत भाषा के परिधन आवरण से मिलकर के बना है, तो लिख सकते हैं जहाँ पर परि का अर्थ चारों ओर और आवरण का अर्थ मतलब ढका हुआ। तो याद रखिएगा कि संस्कृत भाषा का शब्द पर्यावरण परिधन आवरण से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। तो अर्थात चारों ओर से ढके हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। अर्थात ऐसी चीज़ों का समुच्चय जो किसी व्यक्ति या जीवधारी के चारों ओर ढके हुए आवरण की तरह दिख रहा है उसे हम क्या? पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? तो आप सभी को पता होगा कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, जिन्होंने हिंदू धर्म का परिचय संपूर्ण विश्व में किया था। और अगर आपसे इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, तो याद रखिएगा। और इन्होंने हिंदू धर्म को संपूर्ण विश्व में इस जो है प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आप स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा से डीपली पढ़ के जाइएगा।
अगला है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कब भैया, 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य होता है जनसंख्या संबंधी समस्याओं पर वैश्विक चेतना को जागृत करना। जनसंख्या दिवस का उद्देश्य विभिन्न मुद्दों पर लोगों को जागृत करना होता है, जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों से संबंधित सारी चीज़ों को जो है इसमें समावेशन किया जाता है। सारी चीज़ों को निरंतर करने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस जो है योजना चलाई जाती है और यह प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है संपूर्ण विश्व में। तो याद रखिएगा सारे फैक्ट। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ लिखिए। तो शिक्षा का जो है सार्वभौमिकरण क्या है? तो क्वेश्चन है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ लिखिए। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय बच्चों और स्थान की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक स्थान पर शिक्षा की उपलब्धता है। कहने का मतलब कि बच्चों को और बच्चे जिस स्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उस स्थान पे जो भी आवश्यकताएं होती हैं उन बच्चों के अनुसार उसे प्रत्येक स्थान पर शिक्षा का उपलब्धता कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, बौद्ध शिक्षा क्या थी? तो बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में आपको बताना है। तो बौद्ध कालीन शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा इसमें जो है प्रदान की जाती थी। इसमें शिक्षा के लिए मठों में जो है क्या किया जाता, प्रवेश किया जाता था और उसमें जो है प्रवज्जा संस्कार होता था। तो ये भी याद रखिएगा क्या होता था, मठों में जब बच्चा प्रवेश करता था या एडमिशन लेता था तो वहाँ पर सबसे पहले उस बालक का क्या किया जाता था, प्रवज्जा संस्कार किया जाता था। और यह शिक्षा प्राथमिक से लेकर के उच्च स्तर तक की शिक्षा होती थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। तो शिक्षा के सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो शिक्षा के सामान्य उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना, व्यक्तियों को की जन्मजात क्षमताओं को क्या करना, विकसित करना, यही जो है शिक्षा के सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता लिखिए। यानी कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है? तो औपचारिक शिक्षा एक प्रकार से स्कूलों संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा होती है। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा स्कूलों संस्थानों द्वारा जो है दी जाने वाली शिक्षा क्या औपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो औपचारिक शिक्षा शिक्षार्थियों को अपने पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों, सामुदायिक मध्य स्थानों और अपने समूहों के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामाजिक संपर्क से लाभ होता है। यानी कि जब बच्चा स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है तो वह अपने संपर्क में अपने सहयोगियों को देखते हुए इस शिक्षा को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे कह रहा है, शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम लिखिए। तो शिक्षा के जो प्रभावी कारक हैं वो उनका आपको बताना है। तो पहला है परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य, जनसंचार। इन सब चीज़ों के द्वारा हम क्या करते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं। सबसे पहले जो है बच्चा परिवार से कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त करता है, फिर समाज से, फिर उसका विद्यालय में होता है, फिर राज्य अर्थात वो कॉलेज वगैरह जाता है, फिर इसके बाद जनसंचार यानी कि इंटरनेट से जो है जो शिक्षा प्राप्त करता है। तो और साथ ही लिख सकते हैं कि बालक की प्रथम पाठशाला परिवार ही होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है जनसंचार के 4 साधन के नाम लिखिए। तो जनसंचार के जो साधन होते हैं उनके नाम आपको बताना है। तो पहला है दूरदर्शन, रेडियो, सिनेमा, टेलीफोन, समाचार पत्र या इंटरनेट। तो ये सभी के सभी क्या हैं? जनसंचार के साधन हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इसके प्रकारों का नाम बताइए। तो दोस्तों पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं तथा उसका अर्थ आपसे पूछ रखा है। तो दोस्तों साथ में बता दें कि पर्यावरण का एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है, तो पर्यावरण के बारे में थोड़ा से अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाली अवांछनीय परिवर्तन जिसमें जीव जगत के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसे ही पर्यावरण कहते हैं। और साथ ही लिख सकते हैं कि पर्यावरण संस्कृत भाषा के परिधन आवरण से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें परि का अर्थ होता है प्रत्येक रूप से और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। अब बात करें पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों की, तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि जो है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो बता दें रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता थे। किसके भैया? ब्रह्म समाज के नेता था। टैगोर सृजन की वास्तविकता पर विश्वास करते थे। किसमें? सृजन की वास्तविकता पर वो क्या करते थे? विश्वास रखते थे, और इसलिए उन्होंने सृजन की प्रकृति पर एक निश्चित दृष्टिकोण दिया था, जिसे सृष्टि का उनका विवरण कामोबेश अस्तित्व आया था। तो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आपके दोस्तों लॉन्ग आंसर स्टार्ट हैं, जो कि दूसरे वीडियो में कवर किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सेट पर। जैसा कि हमने 2016 से लेके 2022 तक के क्वेश्चनों को कवर कर लिया है, तो दोस्तों अब हम 2023 के क्वेश्चनों को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। और जो भी डीएलएड के बच्चे हैं वो उनको और वीडियो जो हैं अदर सब्जेक्ट की वो बहुत जल्द ही हमारे चैनल में मिल जाएंगे। तो चलते हैं 2023 का पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एमील पुस्तक के लेखक हैं कौन है? कांट हैं, प्लेटो हैं, रूसो हैं या अरस्तु हैं? तो कौन है भाई? तो रूसो हैं। कौन है भाई? रूसो हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। कौन है? प्लेटो नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है, महात्मा गांधी नहीं है या मारिया मॉन्टेसरी। तो आदर्श शिक्षा शास्त्री नहीं है। कौन नहीं है भाई? प्लेटो तो हैं हमारे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं, महात्मा गांधी भी हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी रंग हो गया, तो नहीं है पूछा है हमसे। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मारिया मॉन्टेसरी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा विकास है एवं सतत विकास करना एवं अभिवृद्धि करना ही जीवन है, यह कथन है जॉन डीवी का, प्लेटो का, कांट का या अरस्तु का? तो किसका है ये भाई सब? तो जॉन डीवी का है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्या संस्कार होता है। कहाँ प्रव्रज्या संस्कार होता है? तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति में होता है, बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में होता है, मुगल कालीन शिक्षा पद्धति में होता है या वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में होता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बुद्धकालीन
बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। क्या इतिहास, भूगर्भ शास्त्र या नीति शास्त्र या अर्थशास्त्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति शास्त्र। अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। कौन सा? नीति शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1937 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे, कौन थे? मकतल, तब, मदरसे या दरगाहें या खानकाहे? तो क्या हो जाएगा? मदरसे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मदरसे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बालक देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? फ्रोवेल की, रूसो की, गिज्जू भाई बेदका की या जॉन डीवी की? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। किसकी थी भाई? गिज्जू भाई की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा भाई, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है युग धर्म कहा जाता है परिवर्तनमान मूल्यों का, शाश्वत मूल्यों का, या ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्यों नहीं भाई युग धर्म कहा जाता है? तो युग धर्म वह मार्ग है जो एक युग से आत्म साक्षर का सबसे सरल एवं प्रख्यात मार्ग है। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक मॉडल पेपर में आया है। दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? गिज्जू भाई बेदका हैं। ठीक है, गिज्जू भाई बेदका हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो संविधान में किस भाषा को? हिंदी को, उर्दू को, अंग्रेजी को या फारसी को? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हिंदी को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं क्या? पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था, किसने कहा था? फ्रोवेल ने कहा था या सुकरात ने कहा था? तो इसको किसने कहा था? एडम्स ने कहा था। किसने कहा था? एडम्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था, ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने, सीले ने या बायड बोर्ड ने या महात्मा गांधी ने? तो इसको कहा था अब्राहम लिंकन ने। लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की व्यवस्था, ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब हम आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। तो हमारा अति लघुत्तरीय पहला क्वेश्चन है। तो मित्रों अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इससे
से कोई भी बाहर, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने 2016 से लेकर के 2023 तक के सभी क्वेश्चनों को कवर किया है, ठीक है। तो हमारा अति लघु उत्तरी पहला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ है। तो वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? नैकट्य प्रदान करना, नैकट्य प्रदान करना, अर्थात इसके द्वारा वेदाध्ययन का इच्छुक व्यक्ति वेद शास्त्री से परंपरागत गुरु आचार्य की शरण में जाकर एक विशेष अनुष्ठान के माध्यम से वेदाध्ययन की दीक्षा प्राप्त करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल संचयन की उपयोगिता बताइए। तो जल संचयन की उपयोगिता, यह वर्षा जल एकत्र करके और बाहरी बाढ़ को रोकने के लिए तूफानी जल के प्रवाह को कम मिट्टी के कटाव और बाढ़ के खतरों को कम करता है। क्या करता है जल संचयन? क्या करता है कि यह वर्षा का जल एकत्र करके और बाहरी बाढ़ को रोकने और तूफानी जल के प्रवाह को कम करने तथा मिट्टी के कटाव और बाढ़ के खतरों को रोकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन बिंदु आवश्यक हैं? तो शैक्षिक आवश्यकता के लिए कौन कौन से बिंदु आवश्यक हैं? शिक्षार्थियों को किताबी और वर्दी प्रदान करना चाहिए, ठीक है। शिक्षार्थियों को क्या किताबें और वर्दी प्रदान करना चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षार्थियों को संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या हैं? तो बाल मजदूरी अथवा बाल श्रमिक बनने का सबसे बड़ा कारण गरीबी है। सबसे बड़ा कारण क्या है भाई? गरीबी है तथा वयस्कों तथा किशोरों के लिए अच्छे कार्य करने के अवसरों की कमी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रोबेल की शिक्षण पद्धति स्पष्ट कीजिए। तो फ्रोबेल पहला शिक्षा शास्त्री जिसका शिक्षण पद्धति में खेल द्वारा शिक्षा देने की बात कही गई थी। फ्रोबेल के अनुसार बालक की आत्मक्रिया खेल द्वारा विकसित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। तो प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम, ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया था, प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंग्स एकेडमी था। तो प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम था? प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंग्स एकेडमी था, जिसे दर्शन पीठ के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। जिसे किस नाम से जाना जाता था? दर्शन पीठ के नाम से भी जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद के किन्हीं दो गुण एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। तो गुण इनके क्या थे प्रयोजनवाद के? प्रयोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रियाशीलता को विशेष प्रोत्साहन दिया था, जिससे शिक्षा में विचारों की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व दिया। यानी कि विचारों की अपेक्षा किसको अधिक महत्व दिया गया था? विचारों को अधिक महत्व, क्रिया को अधिक महत्व दिया गया था, ठीक है। और प्रयोजनवाद ने विद्यालय को एक नया रूप प्रदान करने का प्रयास किया था। प्रयोजनवाद ने क्या किया था कि एक नया रूप प्रदान करने का प्रयास किया था। इसके दोष क्या हैं? ये तो भाई गुण हो गया। दोष क्या थे प्रयोजनवाद के? तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का कोई निर्धारित एवं निहित उद्देश्य नहीं है। भाई इनका कोई उद्देश्य नहीं है भाई, ठीक है। यही इनका दोष था सबसे बड़ा। और दूसरा क्या दोष था कि प्रयोजनवाद में संस्कृति आदर्शों की भी अवहेलना की गई तथा समुचित महत्व नहीं दिया गया है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की दो भूमिका बताइए। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को समय समय पर संतुलित भोजन, स्वच्छता एवं प्राकृतिक वातावरण के महत्व व उपयोगिता के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। और विद्यालय पुस्तकालय में पर्यावरण शिक्षा का साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना
चाहिए। ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? तो बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था भाई? महात्मा गांधी जी ने किया था। इसे नई तालीम और वर्धा शिक्षा के नाम से भी, और बुनियादी शिक्षा को और किस नाम से जानते हैं? वर्धा शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, राज्य से क्या अभिप्राय है? तो राज्य से क्या अभिप्राय है भाई? ऐसे राजनीतिक संगठन से है जो अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा तथा सामाजिक उन्नति के लिए अस्तित्व आता है, उसे राज्य कहते हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया क्या है भाई? मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है, जहां मल्टी का अर्थ होता है बहु, मल्टी का अर्थ क्या होता है? बहु अथवा विविध, और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। अर्थात मीडिया एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी विविध प्रकार के माध्यमों तक पहुंचाया जाता है। यानी कि कोई भी जानकारी होती है वो लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो वो मल्टीमीडिया के द्वारा तो पहुंचाया जाता है, विविध जानकारी पहुंचाया जाता है, तो उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक है, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? तो प्लेटो ने महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था लागू की थी। दोनों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा योजना बनाई, यानी कि समान अधिकार दिया। प्लेटो ने यह किया था कि भाई स्त्रियों को भी और पुरुषों को एक समान नज़र से देखा जाए। ठीक है, ये इन्होंने किया था। अगला है भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। तो भूमंडली एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर में विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और तकनीकी संबंधों में बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? तो लैंगिक समानता का आशय पुरुष और महिलाओं के समस्त अधिकार, जिम्मेदारियां और समान शिक्षा आदि सभी समान रूप से होते हैं। यानी कि भाई उनको भी समान अधिकार हर एक क्षेत्र में मिलना चाहिए, समान शिक्षा मिलनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए हमको कि भाई ये लड़की है इसको मत पढ़ाओ, ये लड़का है इसको ज़्यादा पढ़ा दो। ठीक है, उनको समान अधिकार मिलना चाहिए, ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है? स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा का आशय जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना है तथा स्वामी जी के अनुसार शिक्षा एक ऐसी है जिसमें बालक का शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक विकास है। स्वामी विवेकानंद ने बताया कि जिसमें बालक का शारीरिक और मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास हो। ठीक है, तो हमने 2016 से लेकर के 2023 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कवर कर लिया है। तो दोस्तों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।